वेलकम बैक एवरीवन। आज हमने द हिंदू के सारे आर्टिकल्स को कवर करना है, वनडे एग्जाम्स के लिए भी, यूपीएससी के लिए भी एंड देन स्टेट सर्विसेज के लिए भी। सारी की सारी बैकग्राउंड हिस्ट्री को भी देखेंगे हम। और आज का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो LGBTQ कम्युनिटी से रिलेटेड है, सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट इट कैन नॉट लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने से मना कर दिया है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग देयर इज़ नो फंडामेंटल राइट टू मैरी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई भी मैरिज से रिलेटेड फंडामेंटल राइट नहीं है और जितने भी मैरिज से रिलेटेड लॉज हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए हैं। तो सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड भी कोई भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन नहीं ले सकती, वो पार्लियामेंट का स्फीयर है। अब ये डिसाइड किसने करा? ये 5 जजेस के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने डिसाइड करा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 5 जजेस का बेंच होता है, मिनिमम इसमें 5 जजेस होने चाहिए। अंडर आर्टिकल 145 क्लॉज 2 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की बात करी गई है, जिसके अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी सब्सटेंशियल इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन, ऐसा कोई लॉ या फिर ऐसा कोई केस जो पूरी कंट्री को इम्पैक्ट कर रहा हो, उसके ऊपर जब डिसीजन लेना है और जब उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करनी है, तब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही डिसाइड करेगा। और उसमें मिनिमम 5 जजेस होने चाहिए, या फिर 5 से ज़्यादा, 5 से कम नहीं होने चाहिए। तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। अब इसी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बोला है कि सेम सेक्स मैरिज को सुप्रीम कोर्ट लीगलाइज नहीं कर सकता क्योंकि कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं है मैरिज से रिलेटेड। जो LGBTQ कम्युनिटी के लोग हैं वो डिमांड कर रहे थे कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, इससे रिलेटेड एक आज एडिटोरियल भी आया है। जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उनके अकॉर्डिंग LGBTQ कम्युनिटी के लोगों के अकॉर्डिंग इस एक्ट के अंदर उन सेम सेक्स लोगों को भी मैरिज का राइट मिलना चाहिए। तो इसी के ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये पार्लियामेंट का ही स्फीयर है। सेम सेक्स मैरिज के अंदर अगर मैरिज की बात करी गई है तो वो पार्लियामेंट के द्वारा ही लॉ बनाया गया है, एक्ट बनाया गया है। तो अब इसकी हमने बैकग्राउंड हिस्ट्री देखनी है, जनरल स्टडी पेपर 2 से रिलेटेड है ये। सबसे पहले अगर हिस्टोरिकली देखें तो 1861 में ब्रिटिशर्स ने अंडर सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पीनल कोड सेक्सुअल एक्टिविटीज अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ नेचर, मतलब कि होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज को ब्रिटिशर्स ने क्रिमिनलाइज कर दिया था 1861 में। और सेक्शन कौन सा था? सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पीनल कोड। फिर उसके बाद 1977 में शकुंतला देवी ने फर्स्ट स्टडी पब्लिश करी थी होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर, जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स। इसको अपने वनडे एग्जाम के लिए और प्रीलिम्स के लिए एज फैक्चुअल डेटा भी याद रखना है। देन 1994 में जो ट्रांसजेंडर्स थे या फिर सेम सेक्स के लोग थे उनको वोटिंग राइट्स मिले। और 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक थर्ड कैटेगरी ऑफ जेंडर की रिकॉग्निशन दी। मतलब कि 2014 में ये बोला गया कि जो ट्रांसजेंडर के लोग हैं वो एक थर्ड जेंडर है, सिर्फ 2 ही जेंडर नहीं है, सिर्फ मेल और फीमेल ही नहीं है, ट्रांसजेंडर के लोगों का भी एक थर्ड जेंडर है। 2017 में उनको सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को एक्सप्रेस करने का राइट दिया 2017 में। और 2017 में ही आती है KS पुट्टास्वामी जजमेंट, जिसमें बॉडीली प्राइवेसी की बात करी जाती है। उसके बाद ही 2017 में जो KS पुट्टास्वामी की जजमेंट आती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट है राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड। इसके बाद ही फिर इन LGBTQ कम्युनिटी के लोगों को राइट्स मिलने स्टार्ट हुए थे। तो इसके ऊपर भी अब हम आएंगे, तो पहले इनकी हम इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ही देख लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जजमेंट है नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली। ये एक लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है। इसमें जो दिल्ली हाई कोर्ट था 2009 में, उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 377 है वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 की वायोलेशन करता है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। ऐसे ही जो आर्टिकल 15 है ये बात करता है सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की भी। इसमें डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड डिफरेंट पैरामीटर्स दिए गए हैं, जैसे रिलीजन, रेस, कास्ट के ऊपर, उसमें एक सेक्स का भी पैरामीटर है। तो ये सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। और जो आर्टिकल 21 है ये राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। तो जो दिल्ली हाई कोर्ट था उसने 2009 में बोला इन नाज फाउंडेशन केस कि जो सेक्शन 377 है जो कि ब्रिटिशर्स ने लाया था कि वो वायोलेट करता है इन आर्टिकल्स को, आर्टिकल 14, 15 और 21 को। और उसमें क्या बोला कि जो सेक्शन 377 है वो पब्लिक और प्राइवेट एक्ट्स में भी डिफरेंस कोई डिस्टिंग्विश नहीं करता है। तो उसने जो दिल्ली हाई कोर्ट था उन्होंने क्या करा था, उन्होंने सेक्शन 377 को फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। फिर उसके बाद आता है सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन केस, जिसमें इस केस में ना जो सुरेश कुमार कौशल का केस था, इसमें नाज फाउंडेशन की जो जजमेंट थी दिल्ली हाई कोर्ट की, उसी को ही चैलेंज करा गया था। तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगेन जो सेक्शन 377 था उसको रीक्रिमिनलाइज कर दिया। मतलब कि वो वापस से जो सेक्शन 377 था उसको रीस्टोर कर दिया गया, उसको रिवाइव कर दिया गया। बट उसके बाद फिर 2017 में आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट KS पुट्टास्वामी जजमेंट, राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड। और अगर
सेक्सुअल ओरिएंटेशन से रिलेटेड और ऐसे ही LGBTQ कम्युनिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो KS पुट्टास्वामी जजमेंट के बिना कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो KS पुट्टास्वामी जजमेंट ने 2017 में बात करी थी बॉडीली प्राइवेसी की। जैसे हमारा जो राइट टू प्राइवेसी वाला जो राइट टू प्राइवेसी है हमारा आर्टिकल 21 में, उसमें KS पुट्टास्वामी ने बोला कि ये सिर्फ नॉर्मल प्राइवेसी नहीं है, ये बॉडीली प्राइवेसी की भी बात करता है, मतलब कि ये पर्सनल इंटीमेसीज की भी बात करता है जो राइट टू प्राइवेसी है। इसके बाद ही फिर आती है नवतेज सिंह जौहर जजमेंट, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट है 2018 में KS पुट्टास्वामी जजमेंट को यूज़ करती है और कहती है कि जितने भी लोग हैं उनको पर्सनल लिबर्टी है कि वो अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन, उनको सेक्सुअल कंडक्ट का राइट है, और सेक्सुअल कंडक्ट चाहे वो सेम सेक्स का हो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जो नेचर है, इस नवतेज सिंह जौहर जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो हमारी नेचर है उसमें भी 500 के अराउंड सेम सेक्स स्पीशीज़ हैं। तो इट मीन्स कि अगर नेचर में भी ऐसी 500 स्पीशीज़ हैं तो जो ह्यूमंस में भी सेम सेक्सुअल रिलेशंस हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर अननेचुरल नहीं हो सकते। तो इट मीन्स नवतेज सिंह जौहर जजमेंट ने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने सुरेश कुमार कौशल जजमेंट को उसको रिवर्स कर दिया, उसको ओवर रूल कर दिया और यूज़ किसका करा, KS पुट्टास्वामी जजमेंट का। तो ये थे इंपॉर्टेंट केसेस। और उसके बाद फिर 2019 में पार्लियामेंट एक एक्ट भी लेके आई थी, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट, ट्रांसजेंडर लोगों के राइट्स से रिलेटेड एक्ट लेके आई थी। तो ये थी इसकी कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट केसेस ट्रांसजेंडर या फिर सेम सेक्स से रिलेटेड। लेकिन जो अब जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें उन्होंने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज नहीं करा है, बट ये बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं, ट्रांसजेंडर्स वो सेम लॉ जो कि अवेलेबल अभी एग्जिस्टिंग लॉ है, मतलब कि वो हेट्रोजेनिस मैरिज उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेटा था LGBTQ और सेम सेक्स से रिलेटेड, सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स थी मैंने वो बता दी। ये जो आर्टिकल है एटलीस्ट 500 किल्ड इन इजराइल एयर स्ट्राइक ऑन गाजा हॉस्पिटल, ये सारे का सारा ना वर्ल्ड हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, क्योंकि इसमें योम किपुर वॉर को भी कवर करा जाएगा, अरब जितनी भी वॉर थी वो कवर करी जाएंगी, तभी फिर बाद में इजराइल का बर्थ पता चलेगा, कैसे फिर पैलेस्टीन का, ज्यूस का, ये सारे इशूज़ स्टार्ट हुए। तो ये जो टॉपिक है जनरल स्टडी पेपर 1 से रिलेटेड है, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी, और ऐसे ही जनरल स्टडी पेपर 2 से भी रिलेटेड है, IRC इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, के जिसमें इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सारे का सारा मैंने अलग आर्टिकल में कवर कर देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है ये, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर कवर नहीं करा है। तो उसके बाद का जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो नेशनल अवार्ड से रिलेटेड है, जिसको हम बाद में देखेंगे। अब ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि द सी इन पुडुचेरी टर्न्ड रेड। तो जो पुडुचेरी का एक सी है वो उसका कलर जो है रेड हो गया है, जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हो, ये वाला पोर्शन ब्लू सा है और ये रेड सा है। ये किसकी वजह से हुआ है, ये एल्गल ब्लूम की वजह से हुआ है, जिसको रेड टाइड भी बोलते हैं। तो इसको हमने देखना है कि रेड टाइड क्या है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, UPSC के लिए भी। रेड टाइड को हमने देखना है कि रेड टाइड क्या है। रेड टाइड एक टॉक्सिक माइक्रोस्कोपिक एल्गी होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है ये, जिसको बोलते हैं करीनिया ब्रेबिस इसका नाम है। ये एक ब्रेबी टॉक्सिन नाम का एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जिसको बोलते हैं ब्रेबी टॉक्सिन्स, और इस ब्रेबी टॉक्सिन का कलर ही रेड होता है, जिसकी वजह से ये सी भी फिर जो सी का कलर होता है, पानी का कलर भी रेड टर्न हो जाता है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसका पता कहाँ से चला था, तो ये स्टार्ट हुआ था 1800 से। सबसे पहले जब इसका पता चला था गल्फ ऑफ मैक्सिको में, और अब ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में एक ईयरली फिनोमिना है। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये रेड टाइड का। देखने में बस ये एक पिक्चर सी दे दी गई है, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो याद रखना है कि रेड टाइड एक माइक्रोस्कोपिक एल्गी है, उसका नाम है क्रेनिया ब्रेबिस, क्रेनिया नेम ब्रेबिस उसका नेम है। ब्रेबी टॉक्सिन नाम का वो एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ भी इम्पैक्ट होती है। इनफैक्ट जो कोस्टल एरियाज पर जितने भी लोग भी रह रहे होते हैं वो उनको भी इम्पैक्ट करता है, उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आती है, स्किन इरिटेशन जैसी प्रॉब्लम आती है। और जो रेड टाइड है, जो साइंटिस्ट इसको नेम देते हैं हार्मफुल एल्गा ब्लूम का, दैट इज HAB, साइंटिस्ट के द्वारा इसको बोला जाता है HAB, हार्मफुल एल्गा ब्लूम। और नॉर्मली इसको बोला जाता है रेड टाइड, जिससे कि पानी का कलर रेड टर्न हो जाता है ड्यू टू ब्रेबी टॉक्सिन। अब जो ये होता क्यों है, ये होता है जब न्यूट्रिएंट्स पानी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, और उनका रीज़न क्या होता है, सबसे पहला रीज़न है यूट्रोफिकेशन और टेम्परेचर भी, देन उसके बाद एक टर्बिडिटी भी रीज़न हो सकता है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि जब न्यूट्रिएंट्स सी में या फिर ओशंस में अगर न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज होते हैं, उनकी वजह से वहाँ पर एल्गी और जो साइनोबैक्टीरियाज हैं वो इंक्रीज होने लग जाते हैं, उनकी ग्रोथ होने लग जाती है। यूट्रोफिकेशन को ही न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट भी बोलते हैं। अब इस साइनोबैक्टीरिया या फिर इस एल्गी की ग्रोथ की वजह से ही बाद में ये वाली रेड टाइड की प्रॉब्लम आने लगती है। अब ऐसे ही इसमें एक रीज़न आता है टेम्परेचर का।
जब टेम्परेचर ज़्यादा आता है उस केस में भी ये जो एल्गल ब्लूम है उसकी ग्रोथ ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि सनलाइट ज़्यादा पेनिट्रेट कर पाती है। और सेम टर्बिडिटी के केस में भी होता है। टर्बिडिटी का मतलब होता है जो पार्टिकल्स वाटर में सस्पेंडेड रहते हैं, लटके हुए कुछ पार्टिकल्स या फिर ऑर्गेनिक मैटर छोटा छोटा लटका रहता है, उसको टर्बिडिटी बोलते हैं। और जब ये टर्बिडिटी लो हो जाती है, ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स जब कम हो जाते हैं पानी में, तो उस केस में भी लाइट का पेनिट्रेशन ज़्यादा आता है, पानी में सनलाइट ज़्यादा डीपर डेप्थ तक पहुँच पाती है, जिसकी वजह से भी एल्गल ग्रोथ इंक्रीज होने लगती है। इस एल्गल ग्रोथ को ही रेड टाइड बोलते हैं, क्योंकि जो ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है एल्गी, ब्रेवी टॉक्सिन, उसका कलर खुद रेड होता है, जिसकी वजह से पानी का कलर भी फिर रेड कर देती है। तो इसको आपने एग्जाम के लिए याद रखना है। देखिए अब ये प्रॉब्लम आई है पुडुचेरी में, इसी की वजह से ही वहाँ पर फिर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। उसके बाद ये वाला जो आर्टिकल है, हमें पॉलिटिकल न्यूज़ ऐसा याद नहीं रखनी है, लेकिन इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करी गई है, तो ये जनरल स्टडी पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल क्या है, सुप्रीम कोर्ट गिव्स नार्वेकर लास्ट चांस टू सेट टाइमलाइन फॉर एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स। देखिए केस का मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि है क्या न्यूज़। जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे, उनके अगेंस्ट एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, और एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स डिसाइड करते हैं लोकसभा के केस में स्पीकर, और ऐसे ही राज्यसभा के केस में चेयरमैन, मतलब कि बेसिकली प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होता है हाउस का, वो इन प्रोसीडिंग्स को डिसाइड करता है। लेकिन अभी तक जो महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर राहुल नार्वेकर हैं, उन्होंने अभी तक इन प्रोसीडिंग्स को, इन एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स को डिसाइड नहीं करा है, इनके ऊपर डिसीजन नहीं लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक लास्ट चांस दिया है। इनफैक्ट 2 मंथ का इन्होंने टाइमलाइन सेट करा है सुप्रीम कोर्ट ने नार्वेकर के लिए कि एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स के ऊपर कोई ना कोई वो डिसीजन ले। तो अब इसको हमने देखना है कि एंटी डिफेक्शन है क्या। सबसे पहले तो इसको 10th शेड्यूल में रखा गया है, एंटी डिफेक्शन एक्ट बोलते हैं, और इसको ऐड करा गया था इस एंटी डिफेक्शन एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन में बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985। इसका मेन पर्पस क्या रहता है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स होते हैं, एमएलएज, एमपीज वगैरह, उनकी डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस होती हैं इस एंटी डिफेक्शन एक्ट में रखी गई हैं, जो कि 10th शेड्यूल में है। 10th शेड्यूल को ही एंटी डिफेक्शन एक्ट के नाम से भी ये जाना जाता है। अब ये क्या डिसाइड करता है, एमपी एमएलएज की डिफेक्शन, मतलब कि जो पार्टीज को स्विच कर लेते हैं, एमएलएज जिस पार्टी में सिलेक्ट हुआ, जिस पार्टी के थ्रू वो इलेक्ट हुआ, वो उसको छोड़कर किसी और पार्टी में चला जाता है, तो इस चीज़ को बोलते हैं डिफेक्शन। इसी से रिलेटेड डिसक्वालिफिकेशन को ये वाला जो एक्ट है वो डिसाइड करता है। अब इसमें क्या बोला गया है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग डिसक्वालिफिकेशन के ऊपर या फिर जितनी भी डिफेक्शन का केसेस होंगे उनके ऊपर स्पीकर या फिर चेयरमैन, मतलब कि हाउस का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, वही डिसीजन लेगा। बट इट इज़ ऑल्सो सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। लेकिन इस लॉ में या फिर इस एक्ट में कोई भी टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है, ये नहीं बताया गया है कि स्पीकर के द्वारा कितने टाइम में ये डिसीजन लिया जाना चाहिए। अब इसी की वजह से ही ये कन्फ्लिक्ट भी आया है, क्योंकि कोई टाइमलाइन नहीं दी गई है, तो जो महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर हैं वो डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हैं। इसी की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप इसको नेक्स्ट जनरल इलेक्शन तक एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, आपको डिसीजन लेना ही होगा, जिसकी वजह से फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2 मंथ का नोटिस भी दिया है, 2 मंथ का टाइम फ्रेम भी दिया है। अब पहले हमने देखना है कि ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन क्या हो सकती हैं, कौन से ऐसे केसेस हैं जिनके बेसिस पर इन एमपीज या फिर एमएलएस को डिस्क्वालीफाई करा जा सकता है। तो सबसे पहले है वॉलंटरी गिव अप, मतलब कि जिस पार्टी के थ्रू कोई मेंबर इलेक्ट हुआ, उसने उस पार्टी को वॉलंटरीली ही उसकी मेंबरशिप को छोड़ दिया, खुद ही उसकी मेंबरशिप को छोड़ दिया, तो वो भी एक डिफेक्शन का केस बनेगा। ऐसे ही वायोलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिस भी पार्टी के थ्रू कोई मेंबर इलेक्ट हुआ था, अब वो मेंबर उस पार्टी की विप के अकॉर्डिंग ही काम करेगा, उस पार्टी की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही हाउस में काम करेगा, उस विप के अकॉर्डिंग ही वो वोट करेगा। और अगर पार्टी ने बोला कि वोट नहीं करना है, एब्सटेन करना है फ्रॉम वोटिंग, तो वो मेंबर उसी के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। बट अगर वो जो इलेक्टेड मेंबर है पार्टी के अकॉर्डिंग, पार्टी की विप के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वायोलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो ये भी एक डिसक्वालिफिकेशन का केस बन जाता है। ऐसे ही इंडिपेंडेंट मेंबर, जो भी मेंबर इंडिपेंडेंटली इलेक्ट हुए हैं, अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो वो भी डिसक्वालिफिकेशन फेस करेंगे। ऐसे ही नॉमिनेटेड मेंबर अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं आफ्टर 6 मंथ, मतलब कि 6 मंथ की एक्सपायरी के बाद अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो वो भी डिसक्वालिफिकेशन फेस करेंगे। अब देखिए इसका इन्फ्रेंस ये भी निकाला जा सकता है, जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो विद इन 6 मंथ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। इन दैट केस वो डिसक्वालिफिकेशन फेस नहीं करेंगे। अब ये जो 1985 का एक्ट है, इसमें एक बात करी गई है मर्जर की। इसमें बोला गया है कि अगर एमपीज एमएलएज मर्ज करते हैं, कितने मर्ज करेंगे, 1/3 अगर मेंबर जो होंगे वो पार्टीज के मर्ज कर जाएंगे किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ, तो वो डिफेक्शन नहीं होगी। बट इसको अब चेंज कर दिया गया है बाय 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003।
91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने ये नंबर कर दिया है 2/3। पहले कितना नंबर था 1/3 कि अगर 1/3 मेंबर किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, एमपी या फिर एमएलए अगर ज्वाइन करेंगे 1/3 तो वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। अब क्या है सिनेरियो कि अगर 2/3 मेंबर्स होंगे किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन या फिर डिफेक्शन नहीं होगा। तो ये था एंटी डिफेक्शन लॉ। अब देखते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल। ये जो अवार्ड्स का रिलेटेड है इसको मैंने कवर कर देना है बाद में न्यूज़ वाले पार्ट में। अच्छा, अब हमने देखना है, ये वैसे तो आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसमें एमजी नरेगा की बात करी गई है। पॉसिटी ऑफ एमजी नरेगा फंड्स हिट्स कर्नाटका। ये वैसे नॉर्मल न्यूज़ रहती है कि हर किसी न किसी स्टेट में आता रहता है कि एमजी नरेगा के फंड्स की कमी आ गई। पॉसिटी का मतलब कमी, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये एमजी नरेगा। हमने देखना है कि एमजी नरेगा क्या है। एमजी नरेगा का मतलब है पहले तो द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसको पास करा गया था 23 अगस्त 2005 में और ऑफिशियली लॉन्च करा गया था 2 फरवरी 2006 में। देखिए ये फैक्ट याद रखने हैं। ये जो एक्ट था पास करा गया था, एक्ट के पास करने की बात करी जा रही है। 2005 में इसको पास करा गया था, लेकिन लॉन्च कब करा गया था फरवरी 2006 में। तो ये नरेगा नॉर्मली सबको पता होता है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम है ये इंडिया की। इनफैक्ट ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। पूरी दुनिया में ऐसी कोई स्कीम है नहीं। इसका मेन पर्पस है एटलीस्ट 100 डेज़ की, जो अनस्किल्ड लोग होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोग होते हैं, उनको 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट गारंटी देनी इसका मेन पर्पस रहता है। इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है? द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अनस्किल्ड मैनुअल वर्क के लिए काम इससे ये रिलेटेड है स्कीम। 100 डेज़ की गारंटी देती है। मिनिमम वेज इसको प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये तो पता ही है सबको कि 100 डेज़ की गारंटी देती है ये वर्क की, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है? पहले तो ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। अगर सोशल पर्सपेक्टिव से देखें, अगर मेंस में आंसर राइटिंग करनी है और सोशल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एम्पावर करता है वल्नरेबल सेक्शन को। लार्ज स्केल जो लोग हैं उसको ये इंगेज करता है। वीमेन स्पेशली इसमें सबसे ज़्यादा काम करती हैं। SC/ST कम्युनिटीज़ के लोग, जो मार्जिनाइज्ड सेक्शन के लोग हैं, उनको काम देने का काम करती है। और इसमें इफेक्ट दिया गया है कि वीमेन जनरेट 47% ऑफ टोटल पर्सन डेज। वीमेन इसमें 47% काम करती हैं और ऐसे ही SC/ST जो हैं वो 51% टोटल पर्सन डेज इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ऐसे ही पॉवर्टी एलिविएशन का भी ऑब्वियसली काम करेगी। अगर 100 डेज़ की मिनिमम गारंटी रहेगी तो जो भी उससे मिनिमम वेज उनको मिलेगी तो वो पॉवर्टी एलिविएशन का काम करेगी, उनकी इनकम को वो इंक्रीज़ करेगी। ऐसे ही एक वर्ड आता है डिस्ट्रेस माइग्रेशन। ये जो ऐसे वर्ड्स हैं ना, ऐसे उनको ऐसे कीवर्ड आपने मेंस में यूज़ करना है, ऐसे कि डिस्ट्रेस माइग्रेशन। डिस्ट्रेस माइग्रेशन क्या होता है? या चाहे वो गरीबी से रिलेटेड हो, लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस जगह पर वो रह रहे होते हैं वहाँ पर उनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो सोशल लेवल पर भी और इकोनॉमिक लेवल पर भी सफ़र करते हैं। तो जिसकी वजह से फिर वो माइग्रेट कर जाते हैं। इन रीजंस की वजह से अगर लोग माइग्रेट करते हैं तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रेस माइग्रेशन। और ये मनरेगा जो स्कीम है ये डिस्ट्रेस माइग्रेशन को भी कम करेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो करेगी ही करेगी, और उसके साथ ही ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी काम करेगी। मनरेगा की वजह से ही, इस एमजी नरेगा की वजह से ही ऑलमोस्ट 10 करोड़ लोगों ने बैंक अकाउंट या फिर पोस्ट ऑफिस अकाउंट ओपन करे हैं। तो ये लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन भी कर रही है। ऐसे ही डिसेंट्रलाइजेशन में भी ये हेल्प कर रही है। डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हो रही है? क्योंकि जो एमजी नरेगा की स्कीम है उसको हैंडल कौन कर रहा है? उसको हैंडल कर रहे हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो अब जितनी भी अगर वो लोग इनको हैंडल कर रहे हैं, सारी प्लानिंग कर रहे हैं, उससे रिलेटेड उसको ओवरलुक कर रहे हैं, उसका ओवरव्यू सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? जितने भी अगर डीसी दफ्तर को कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है इस स्कीम से रिलेटेड तो वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ही हो रहा है। तो इसकी वजह से डिसेंट्रलाइजेशन में भी हेल्प कर रही है ये एमजी नरेगा स्कीम। तो इसका ये थोड़ा सा डेटा था एमजी नरेगा स्कीम का। अब इसमें ना यहाँ पर एक ये पिक्चर दी गई है, बाथुकम्मा फेस्टिवल। अगर ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत है तो सॉरी फॉर दैट। तो ये बाथुकम्मा ऐसे तो ये पिक्चर दी गई है, बट हमने देखना है ये बाथुकम्मा फेस्टिवल क्या है। इससे रिलेटेड हमने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देखनी है। हमने देखना है बाथुकम्मा फेस्टिवल, हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड फैक्ट। तो बाथुकम्मा एक फ्लावर्स से रिलेटेड फ्लोरल फेस्टिवल है। ये फ्लावर्स का जिसमें यूज़ होता है। तेलंगाना का फेस्टिवल है ये, और विंटर्स के स्टार्ट होने से पहले या फिर दशहरा के स्टार्ट होने से पहले ये सेलिब्रेट करा जाता है। और तेलंगाना के कुछ एग्जॉटिक फ्लावर्स हैं, मतलब उसी रीजन के ही फ्लावर्स हैं, उन्हीं का यूज़ होता है इस पर्टिकुलरली बाथुकम्मा फेस्टिवल में। इसमें 2 टाइप के फ्लावर्स को यूज़ होता है जिनका बोलते हैं गुनुका एंड तानगेडू। इसको आप बस याद रखना, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ध्यान मत देना। तो 2 टाइप के फ्लावर्स इसमें यूज़ होते हैं, गुनुका एंड तानगेडू। इन फ्लावर्स को अरेंज करा जाता है सर्कुलर रोज में, और एक ब्रास की प्लेट के ऊपर इनको अरेंज करा जाता है जिसको बोलते हैं ताम्बालम। और फिर इन फ्लावर्स को बाद में पानी में इमर्स कर दिया जाता है, पानी में इनका विसर्जन करा जाता है, और जिस चीज़ को बोला जाता है बाथुकम्मालू। और उसके बाद इस विसर्जन के बाद इनको पानी में छोड़ने के बाद फिर वो जो वहाँ की जो वुमेन होती हैं वो मलीदा शेयर करती हैं। मलीदा एक डिज़र्ट है जो कि रॉ शुगर से और कॉर्न ब्रेड से बना होता है। बाद में फिर वुमेन क्या करते हैं, वुमेन मेक वोडेमा अलॉन्ग विद बाथुकम्मा एंड इमर्स इट इन दी
पौंड। अच्छा, वोडेमा क्या है, इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। वोडेमा क्या है, जो दुर्गा माता है उन्हीं की ही एक फॉर्म है, डियटी ऑफ गौरी माता दुर्गा, मेड विद अर्थली मड। इनको मड के साथ इसको बनाया जाता है, दुर्गा माता को अर्थ मड के साथ बनाया जाता है, जिसको वोडेमा बोलते हैं। तो ये जो विमेन, ये जो फेस्टिवल है बाथुकम्मा फेस्टिवल, याद रखना है कि विमेन सेलिब्रेट करती हैं। तेलंगाना का फेस्टिवल है, एक्सोटिक फ्लावर्स का यूज़ करके इसको सेलिब्रेट करा जाता है, जिनका नेम है गोनुका, गुनुका एंड तानगेडू। दशहरा और विंटर ऑनसेट से पहले इसको सेलिब्रेट करा जाता है। इससे रिलेटेड जो ब्रास प्लेट है उसको बोलते हैं तांबालम। और जब इनका विसर्जन करा जाता है इन फ्लावर्स का रिवर पॉन्ड वगैरह में, तो उस चीज़ को बोलते हैं बाथुकमालू। और बाद में फिर जो वुमेन होती हैं वो मलीदा शेयर करते हैं, जो कि एक टाइप का डिजर्ट है। और इसमें जो एक डियटी है उसको उनको बोला जाता है वोडेमा, जो कि है माता दुर्गा की फॉर्म, और उनको बनाया जाता है अर्थली मड से। तो ये जो फैक्ट है ये इस आपने इस फेस्टिवल से रिलेटेड याद रखने हैं। अब ये क्या है कि कास्ट सेंसस आंध्र प्रदेश में भी कास्ट सेंसस स्टार्ट होने जा रहा है। जब ये होगा तब इसको देखेंगे। इससे पहले बिहार में हुआ था, जिसके रिगार्डिंग मैंने सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी हुई है, ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी, तो वो आपने जाकर देखना है वो कैसे हुआ था ये सारा कुछ। अब नेक्स्ट, ये आर्टिकल ऐसा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें बात करी गई है एक तो गैप रोड की, और दूसरी इसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी की बात करी गई है। और देन उसके बाद हमने देखना है कि लैंड स्लिप क्या है। तो जनरल स्टडी पेपर 1 से इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का पार्ट है। लैंड स्लिप, केरला मल्स प्लांटिंग बैम्बू अलोंग मुन्नार्स गैप रोड टू अवॉइड लैंड स्लिप्स। सबसे पहले तो इसको हमने लैंड स्लाइड के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। लैंड स्लिप लैंड स्लाइड से डिफरेंट होता है। लैंड स्लिप क्या होता है कि कॉन्टिन्यूस स्लो मूवमेंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर लैंड स्लिप होगा तो वो एक कॉन्टिन्यूस मूवमेंट होगी, स्लो मूवमेंट होगी, जो कि लंबे समय के बाद हो सकती है। पहले सपोज कि अगर कोई लैंडस्लाइड हो रहा है, वो तो सडनली लैंड जो होगी वो रॉक वगैरह स्लाइड करके नीचे आ जाएंगी। लेकिन इस लैंड स्लिप के केस में होगा कि धीरे धीरे अगर इरोजन हो रही है, धीरे धीरे इरोजन की वजह से वहाँ की जो अर्थ होगी वो वीक पड़ जाएगी, जिसके बाद फिर ये लैंड स्लिपेज होगी। तो वो क्या होगी, ये स्लो होगी, कॉन्टिन्यूस मूवमेंट होगी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो केरला ने इसका सोल्यूशन क्या निकाला है, गैप रोड के अराउंड। गैप रोड क्या है, गैप रोड एक नेशनल हाईवे है मुन्नार में, जिसका नाम है कोची धानुषकोडी नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे का काम हमें पता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैंडल करती है। इस जगह पर, इस रोड पर, इस गैप रोड पर लैंड स्लिप को रोकने के लिए ही केरला ने ये डिसाइड करा है कि वो बैम्बू ट्रीज को प्लांट करेगी इस रोड के अराउंड। क्यों? क्योंकि अच्छा, ये जो लैंड स्लिप है हो क्यों रहे हैं, ये अनसाइंटिफिक रोड वाइडनिंग की वजह से हो रहे हैं। क्योंकि रोड्स को वाइड करा जा रहा है, उनकी विड्थ को बढ़ाया जा रहा है, बट वो अनसाइंटिफिक है, जिसकी वजह से गैप रोड स्ट्रेच के अराउंड लैंड स्लिप वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जो बैम्बू ट्री है, क्योंकि ये बहुत ही ऑलमोस्ट 4 to 5 फीट डीप चले जाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल जो होगी वहाँ पर, जो सॉइल होगी वो उसकी जो प्रोटेक्शन होगी वो स्ट्रांग हो जाएगी। सॉइल जो होगी वो स्ट्रांग हो जाएगी, वो होल्ड करके रख पाएगी उस जगह को, तो जिसकी वजह से फिर लैंड स्लिप कम हो जाएगा। अब हमने इसमें एक देखना है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी है क्या। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को सेटअप करा गया था अंडर NHAI एक्ट 1988। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के अंडर है ये। इसका काम क्या रहता है, नेशनल हाईवेज जो होते हैं उनकी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उनसे रिलेटेड है, नेशनल हाईवे से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं उनको हैंडल करने का काम किसको दिया जाता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। जो भारतमाला प्रोजेक्ट है, इसको हमने वैसे बाद में देखना है। भारतमाला जो प्रोजेक्ट है वो 27,500 किलोमीटर का नेशनल हाईवेज का प्रोजेक्ट है। इसकी डेवलपमेंट का जो काम है वो भी NHAI को ही दिया गया है। अब नेशनल हाईवेज क्या होते हैं, ये ऐसे रोड्स होते हैं जो स्टेट्स को लिंक करते हैं, जिसके ऊपर गुड्स का या फिर पैसेंजर्स वगैरह की मूवमेंट होती है, स्टेट्स को लिंक करते हैं। इनकी लेंथ, इनकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा होती है। इनका मेन काम क्या रहता है, ट्रेड पर्पस के लिए ही करा जाता है इनका मेन काम। इनका अच्छा, जो नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वेज होते हैं, ये ऑलमोस्ट 1.7% लेंथ है ऑफ ऑल द रोड। जितने भी हमारे इंडिया में रोड्स हैं उनमें 1.7% उनकी लेंथ कौन सी है, नेशनल हाईवेज की प्लस एक्सप्रेस वेज की। और ये जो रोड ट्रैफिक का 40% शेयर है नेशनल हाईवेज ही हैंडल करते हैं। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को कब सेटअप करा गया था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट 1988। और जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। अब हमने नेक्स्ट देखना है, अच्छा ये जो एडिटोरियल में अगर लॉ एंड कस्टम की बात करें तो ये वाला जो एडिटोरियल है सेम सेक्स मैरिज वो से ही रिलेटेड है, LGBTQ कम्युनिटी, जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। और ऐसे ही एक और आर्टिकल भी आया है इससे रिलेटेड, ये वाला जो आर्टिकल, ट्रांस पर्सन्स हैव राइट टू मैरी अंडर एग्जिस्टिंग लॉ, ये भी सेम सेक्स वाले आर्टिकल से ही रिलेटेड है। बस अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोल दी है कि सेम सेक्स मैरिज तो अलाउड नहीं है, बट इस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दी है कि जो ट्रांसजेंडर मैरिज है,
अगर हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप में जो ऑलरेडी लॉज एग्जिस्ट करते हैं तो उन लॉज के अकॉर्डिंग ट्रांसजेंडर पर्सन मैरिज कर सकता है और वो एग्जिस्टिंग लॉज के अकॉर्डिंग वो मैरिज वैलिड होगी। अब ये ट्रांसजेंडर और सेम सेक्स के लोगों का डिफरेंस समझना जरूरी है। देखिए, अगर कोई मेल है या फिर फीमेल है, उस केस में क्या है कि वो उनमें क्वालिटीज़ भी मेल जैसी ही हैं। अगर कोई मेल है और वो दूसरे मेल से शादी करना चाहता है तो उस इंसान में उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी मेल जैसी है, उसकी फीलिंग्स भी मेल जैसी ही हैं। लेकिन ऐसे ही अगर कोई फीमेल है, लेस्बियन का केस है, तो उसमें भी जो क्वालिटीज़ हैं या फिर फीलिंग्स हैं वो फीमेल वाली ही हैं। लेकिन जो ट्रांसजेंडर वाला केस है उसमें थोड़ा उल्टा रहता है। उसमें क्या होता है कि अगर कोई मेल है उसमें फीमेल की फीलिंग्स हो या फिर उसमें फीमेल की क्वालिटी हो, ऐसे ही कोई फीमेल है और उसमें मेल की क्वालिटीज़ हो या फिर मेल की फीलिंग्स हो, तो उसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेट्रोसेक्सुअल मैरिजेस में ट्रांसजेंडर की मैरिज को अलाउ करा है, सेम सेक्स की मैरिज को उन्होंने लीगलाइज नहीं करा है। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी ट्रांसजेंडर का जो पार्टनर है वो हेट्रोसेक्सुअल वाला पार्टनर है तो वो उस पार्टनर के साथ अंडर एग्जिस्टिंग लॉज मैरिज कर सकते हैं। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सिस मेल और सिस फीमेल, दैट इज अ यूनियन बिटवीन ट्रांस वुमेन और अ ट्रांस मैन, इनके बीच में मैरिज भी पॉसिबल है। ऐसे ही ट्रांस वुमेन और सिस मैन, देखिए सिस का मतलब है यहाँ पर जेंडर, सिस यहाँ पर जेंडर है जो कि एक नॉर्मल जेंडर है, एक बायोलॉजिकल जेंडर है। तो सिस मेल और सिस फीमेल जो कि यूनियन है बिटवीन ट्रांस वुमेन एंड ट्रांस मैन के बीच में, ऐसे ही ट्रांस वुमेन और सिस मैन और ट्रांस मैन और सिस वुमेन के बीच में अगर मैरिज हो तो वो अगर उनका रिलेशनशिप है तो मैरिज पॉसिबल है अंडर एग्जिस्टिंग लॉज। बट सुप्रीम कोर्ट ने जो सेम सेक्स मैरिज है, सेम दैट इज गे मैरिज या फिर लेस्बियन मैरिज, इनको लीगलाइज करने से मना कर दिया है। अब हम आते हैं एडिटोरियल्स के ऊपर। तो ये वाला तो हमने ऑलरेडी कवर कर दिया। ये जो आर्टिकल है डिमोलिशिंग द फ्रेम फ्रॉम आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये न्यूज़ क्लिक न्यूज़ पोर्टल से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर टाइम नहीं लगाऊंगी, तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको जाके एक बार वीडियो देख लेना। न्यूज़ क्लिक के जो मिस्टर एडिटर इन चीफ प्राबीर प्रकाश उनको और उनके कुछ एम्प्लॉयज़ को अरेस्ट करा गया था, उनके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को सीज करा गया था, UAPA के चार्जेस लगाए गए थे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे इसके ऊपर आर्टिकल्स आ चुके हैं। तो मैंने पहले भी एक आर्टिकल कवर करा हुआ है जिसमें मैंने बैकग्राउंड हिस्ट्री भी कवर करी हुई है, तो वो आप जाके एक बार देख लेना। अब हमने देखना है आर्टिकल सेंट्रलाइज्ड प्रोक्यूरमेंट एज अ पावरफुल हेल्थ आइडिया। इसमें हेल्थ सेक्टर में पूल्ड प्रोक्यूरमेंट और सेंट्रलाइज्ड प्रोक्यूरमेंट की बात करी गई है। अगर ड्रग्स को प्रोक्यूर करना है, ड्रग्स को बाय करना है, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग सारे हॉस्पिटल्स एक सेंट्रलाइज्ड टीम बनाकर कोलैबोरेट करके उन मेडिसिन को या फिर उन ड्रग्स को बाय कर सकते हैं। इसमें इन्होंने पहले तो एक एग्जांपल दी है, कंपेयर करा है इन्होंने। एग्जांपल क्या दी है कि अगर इंडिया में वड़ा पाव की फ्रेंचाइजी लगानी है, मैकडोनल्ड के अगेंस्ट कम्पीट करना है, तो अगर वड़ा पाव को मैकडोनल्ड के साथ कम्पीट करना है तो उसकी बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंचाइजी लगेंगी, पूरी की पूरी कंट्री में उसकी डिफरेंट फ्रेंचाइजीज होंगी। सारी की सारी फ्रेंचाइजीज अगर क्लीन, हाइजीनिक और टेस्टी वड़ा पाव सेल करेंगी मिलियंस में, तो वो फिर मैकडोनल्ड के साथ कम्पीट कर पाएंगी। ये एग्जांपल दी गई है। अब उन्होंने बोला गया है कि क्वेश्चन ये रेज होता है कि फ्रेंचाइजीज तो सेटअप कर दी वड़ा पाव की, बट क्या जितने भी फ्रेंचाइजीज हैं वो डिफरेंट वो अलग अलग सारे के सारे पोटैटोज बाय करेंगे, जितने भी उनको सामान चाहिए होगा वड़ा पाव बनाने के लिए, क्या वो अलग अलग से परचेज करेंगे या फिर वो एक सेंट्रलाइज्ड प्रोक्यूरमेंट टीम बनाएंगे और वो पूरी की पूरी टीम ही उस रॉ मटेरियल को बाय करेगी जो कि वड़ा पाव से रिलेटेड होगा। तो इसमें इन्होंने बोला है कि दो क्वेश्चंस हैं, पहला है क्वेश्चन प्राइस से रिलेटेड और दूसरा क्वेश्चन है क्वालिटी से रिलेटेड। अगर हर एक फ्रेंचाइजी, जितनी भी फ्रेंचाइजीज इंडिया में सेटअप करी गई हैं रिलेटेड टू वड़ा पाव, सारी की सारी फ्रेंचाइजीज अगर तो जो पोटैटो बेचने वाले हैं उनके साथ अलग अलग से नेगोशिएट करेंगे प्राइस के लिए, तो वो किसी के पास कोई प्राइस होगा और किसी के पास कोई प्राइस होगा। मतलब कि इसमें प्राइस की भी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। दूसरी चीज़ इसमें क्या आएगी कि क्वालिटी भी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ होगी, क्योंकि कोई फ्रेंचाइजी होगी वो किसी और से पोटैटो बाय कर रही होगी, कोई दूसरी फ्रेंचाइजी किसी और से पोटैटो बाय कर रही होगी, तो हर किसी के लिए क्वालिटी का स्टैंडर्ड भी अलग होगा। तो अगर हर एक फ्रेंचाइजी डिफरेंट प्राइस पर पोटैटोस को बाय करेगी, ठीक है, और डिफरेंट क्वालिटी का बाय करेगी, उससे दो चीज़ें होंगी। एक तो हर एक पूरी की पूरी कंट्री में हर एक जगह पर प्राइस भी डिफरेंट होगा वड़ा पाव का, और दूसरी चीज़ ये होगी कि टेस्ट भी डिफरेंट होगा क्योंकि पोटैटोस की क्वालिटी भी डिफरेंट है। अब इस आर्टिकल में इन ऑथर्स ने बोला है कि इस सेम चीज़ को ही आप हेल्थ सेक्टर से रिलेट कर सकते हो। क्योंकि अगर ये वड़ा पाव वाली फ्रेंचाइजीज अगर एक सेंट्रलाइज्ड प्रोक्यूरमेंट टीम बना लेगी, वही टीम फिर क्वालिटी भी इंश्योर करेगी। मतलब कि पूरी की पूरी कंट्री, ऑल ओवर कंट्री जितनी भी फ्रेंचाइजीज होंगी सबकी क्वालिटी भी सेम रहेगी। यही सेंट्रलाइज्ड प्रोक्यूरमेंट टीम प्राइस भी फिक्स करेगी, प्राइस के रिगार्डिंग नेगोशिएट भी यही टीम करेगी, तो पूरी की पूरी कंट्री में प्राइस भी सेम रहेगा।
जिसकी वजह से फिर compete करना ईजी हो जाएगा मैकडोनल्ड से। तो इस सेम चीज़ को ही फिर इन ऑथर्स ने रिलेट करा है हेल्थ सेक्टर से। इनके अकॉर्डिंग अगर इस सेम चीज़ को, इस पूल्ड प्रोक्यूरमेंट को अगर हम हेल्थ सेक्टर में ड्रग्स बाय करने के लिए यूज़ करें तो 3 चीज़ें एड्रेस हो जाएंगी, 3 इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। पहला कौन सा होगा? प्राइस स्टेबिलिटी से रिलेटेड, दूसरा होगा स्टॉक आउट से रिलेटेड, और थर्ड होगा क्वालिटी से रिलेटेड। अगर सारे के सारे हॉस्पिटल्स कोलैबोरेट करके एक प्रोक्यूरमेंट टीम बना लेंगे कि हाँ, फिर वही टीम जो होगी डिसाइड करेगी कि हमने से अगर कोई टीबी से रिलेटेड मेडिसिन लेनी है, ये प्रोक्यूरमेंट टीम ही डिसाइड करेगी कि कौन सी मेडिसिन होगी, कौन सी क्वालिटी की मेडिसिन होगी, उसकी प्राइस के रिगार्डिंग ये नेगोशिएशन भी खुद ही करेगी और स्टॉक की चीज़ें भी ये खुद ही देखेगी। तो पूरे के पूरे जितने भी हॉस्पिटल्स ने कोलैबोरेट करा हुआ उनकी क्वालिटी भी इंश्योर हो जाएगी, सेम क्वालिटी रहेगी टीबी की मेडिसिन से रिलेटेड, उनका प्राइस भी सेम रहेगा। इट मीन्स पेशेंट्स भी सफ़र नहीं करेंगे अगर वो प्राइस जो है वो बार्गेनिंग प्राइस पर है, क्योंकि फिर वो बार्गेन भी कर पाएंगे ना, कि कंपटीशन आ जाएगा। जिस कंपनी से वो प्रोक्यूर कर रहे हैं सारे के सारे हॉस्पिटल्स को उस एक कंपनी ने प्रोवाइड करनी है मेडिसिन, तो फिर वो उनके पास एक एज आ जाएगा हॉस्पिटल्स के पास प्राइस से रिलेटेड भी। ऐसे ही स्टॉक की भी, स्टॉक आउट का मतलब होता है आउट ऑफ स्टॉक हो जाना। तो मेडिसिन अगर कंपनीज़ के साथ, अगर हॉस्पिटल्स कोलैबोरेट करके कंपनीज़ के साथ इन मेडिसिन को, इन ड्रग्स को प्रोक्यूर कर रहे हैं, तो फिर वो स्टॉक आउट की प्रॉब्लम को भी हैंडल कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। अब इसमें बोला गया है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको इस सेंट्रल या फिर पूल्ड प्रोक्यूरमेंट के बेनिफिट का पता तो है, बट स्टिल उसके बावजूद भी हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इस पूल्ड प्रोक्यूरमेंट के मेथड को यूज़ नहीं करता है। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बिडिंग की प्रोसेस के ऊपर चलती है, ना कि इस पूल्ड प्रोक्यूरमेंट के बेसिस पे। इन्होंने यहाँ पर कुछ स्कीम्स मेंशन करी हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ऐसे ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड ESI एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। इसमें इस आर्टिकल में ये एग्जांपल दी गई है कि इन स्कीम्स में भी पूल्ड प्रोक्यूरमेंट का यूज़ करा जा सकता था, लेकिन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इसका यूज़ नहीं करती है। उल्टा उन्होंने क्या बोला है इस आर्टिकल के में कि जितने भी कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स होते हैं, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, वो इस पूल्ड प्रोक्यूरमेंट के बेनिफिट से वेल अवेयर्ड हैं, जिसकी वजह से फिर वो इसके बहुत सारे फ़ायदे भी उठाते हैं, डिस्काउंट के ऊपर वो ड्रग्स को प्रोक्यूर करते हैं। तो अगर कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स ये चीज़ कर सकते हैं तो बाकी के जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं वो बायर्स क्लब बना के सेम चीज़ क्यों नहीं कर सकते? वो उनके पास फिर ऐसे बार्गेनिंग पावर भी आ जाएगी, और जितना भी उनको फिर प्राइस में बेनिफिट होगा, जितना भी उनको कॉस्ट की सेविंग्स होगी, वो सेविंग्स आगे फिर पेशेंट्स को पास ऑन हो पाएंगी। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर जितने भी पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं उनको भी इस पूल्ड प्रोक्यूरमेंट का बेनिफिट उठाया जाना चाहिए, उनको भी इसका बेनिफिट उठाना चाहिए। एक बायर्स क्लब बना के उस क्लब को ही इन ड्रग्स की प्रोक्यूरमेंट या फिर इन ड्रग्स के से जो रिलेटेड परचेज वगैरह करना होता है, इस बायर्स क्लब को ही देखना चाहिए। अब इसमें आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हो, इनफैक्ट इस एग्जाम्पल को ही यूज़ कर सकते हो अगर मीन्स की आंसर राइटिंग करनी है। एक पेपर को इसमें कोट करा गया है, अ नेशनल कैंसर ग्रिड पूल्ड प्रोक्यूरमेंट इनिशिएटिव इंडिया। इस पेपर में बताया गया है कि इस आइडिया की, इस पूल्ड प्रोक्यूरमेंट की वायबिलिटी कितनी है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कितना ग्रेट आइडिया है, इस पेपर में पता चलता है। इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दी है कि एक नेशनल कैंसर ग्रिड है, नेशनल कैंसर ग्रिड है एक, और इस ग्रिड के साथ जितने भी हॉस्पिटल्स एसोसिएटेड हैं वो एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स 40 ड्रग्स का प्रोक्यूरमेंट करते हैं इस सेंट्रल प्रोक्यूरमेंट के थ्रू या फिर इस पूल्ड प्रोक्यूरमेंट के थ्रू। नेशनल कैंसर ग्रिड के साथ जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो 40 ड्रग्स का प्रोक्यूरमेंट करते हैं, 40 ड्रग्स का परचेज करते हैं, और उनकी सेविंग्स जो होती हैं 13.2 बिलियन की सेविंग होती है इन हॉस्पिटल्स को, जो कि नेशनल कैंसर ग्रिड के साथ रिलेटेड है। क्यों ऐसे होते हैं उनके? क्योंकि ये बायर्स क्लब के थ्रू, ये ग्रुप नेगोशिएशंस के थ्रू, बायर्स क्लब के थ्रू इन ड्रग्स का प्रोक्यूरमेंट करते हैं। अदरवाइज अगर ये लोग ऐसा नहीं करें, ये वाले हॉस्पिटल्स अगर ऐसा ना करें, तो उनकी कॉस्ट होगी 15.6 बिलियन। तो देखते हैं ये मार्जिन कितना ज़्यादा है, हंड्रेड्स एंड करोड्स का मार्जिन है ये। तो इतना ज़्यादा बेनिफिट होता है इन हॉस्पिटल्स को, क्योंकि ये बायर्स क्लब के थ्रू इन ड्रग्स को प्रोक्यूर करते हैं। तो ऐसे ही एक स्टडी है, एक पेपर है, यूनिफाइंग इंडियाज़ हेल्थ केयर मार्केट, जिसने भी इसी फेवर में ही आर्ग्यूमेंट दिया है कि इस पूल्ड प्रोक्यूरमेंट का मेथड जो है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को यूज़ करना चाहिए। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितना भी हेल्थ सेक्टर है, उसमें हॉस्पिटल्स जो भी हैं उनको भी कोलैबोरेट करके एक सेंट्रलाइज्ड प्रोक्यूरमेंट टीम बनानी चाहिए। और उस टीम का मतलब, उस टीम का पर्पस क्या होगा? क्वालिटी और प्राइस को इंश्योर करना ड्रग्स परचेजमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट इस आर्टिकल में क्या बोला गया है कि चाहे ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडिया है, इतना ज़्यादा बेनिफिट है इस आइडिया से, बट फिर भी इस सेंट्रलाइज्ड प्रोक्यूरमेंट को यूज़ नहीं करा जा रहा है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इनफैक्ट जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टेंडर बेस पर चलती है, बिडिंग सिस्टम पर चलती है। जितनी भी प्राइवेट कंपनीज होंगी वो अपना अपना प्राइस बताएंगी, ठीक है, और जितना भी लोएस्ट प्राइस होगा उसको जो हमारी गवर्नमेंट होगी फिर वो चूज़ कर लेगी। अब इस आर्टिकल में एक PSU की एग्जाम्पल दी गई है,
HLL लाइफ केयर लिमिटेड, जो कि एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, इसमें इन्होंने बताया है कि ये बेंचमार्क प्राइस प्रोवाइड करती है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग में बेंचमार्क प्राइस प्रोवाइड करती है। और ऐसे ही बहुत सारे फार्मा PSU हो सकते हैं जिनके बेंचमार्क प्राइसेस जो होते हैं उनसे गवर्नमेंट को लीवरेज मिलेगी। बट ये कब तभी हो पाएगा अगर सेंट्रलाइज्ड पूल को गवर्नमेंट यूज़ करती है। बट हमारी जो गवर्नमेंट है वो बिडिंग सिस्टम पर चलती है, वो टेंडर सिस्टम पर चलती है। लास्ट इस आर्टिकल में बोला गया है कि इस पूल्ड प्रोक्यूरमेंट के फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदे क्या हैं कि जितने भी बायर्स क्लब होंगे पहले तो वो बेटर क्वालिटी इंश्योर करेंगे, क्योंकि इसके लिए अलग से कोई ड्रग रेगुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सप्लाईज को टेस्ट करने के लिए। बायर्स क्लब ही सारी क्वालिटी को इंश्योर करेंगे। ऑब्वियसली प्राइस का भी इसमें फ़ायदा रहेगा, स्टैंडर्ड का फ़ायदा रहेगा इसमें। तो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग इस सेंट्रलाइज्ड पूल को हेल्थ सेक्टर में यूज़ करा जाना चाहिए, और जितने भी फिर कॉस्ट सेविंग्स होंगी उस कॉस्ट सेविंग का फ़ायदा अल्टीमेटली पेशेंट्स को पहुंचना चाहिए इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल पर। ये वाला आर्टिकल भी सेम सेक्स मैरिज से ही रिलेटेड है, ऑलरेडी हमने कवर कर दिया है। अब ये वाला जो आर्टिकल है जनरल स्टडी पेपर 3 से रिलेटेड है, इसमें गगनयान की बात करी गई है। और ऐसे ही ये वाला जो आर्टिकल है, अच्छा ये गगनयान इसको ऐसा कवर करने की अभी ज़रूरत नहीं है, गगनयान मैं अलग से कवर करवा दूंगी कि है क्या। अब ये वाला जो आर्टिकल है इसमें मोदी डायरेक्ट्स इसरो टू लैंड मैन ऑन मून बाय 2040, वर्क टुवर्ड इंटरप्लैनेटरी मिशंस। ये भी जनरल स्टडी पेपर 3 से ही रिलेटेड है, बट अभी फॉर द टाइम बिंग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें हमें इसरो को देखना है कि इसरो क्या है। और इसमें बोला क्या गया है कि मिस्टर मोदी ने बोला है कि एक इंडिजिनस स्पेस स्टेशन होना चाहिए बाय 2030। इसरो को उन्होंने बोला है कि वो ऐसा स्पेस स्टेशन सेटअप करें, और मून के ऊपर 2040 तक एक इंडियन मैन भी जाना चाहिए। और इस स्पेस स्टेशन का उन्होंने नाम क्या दिया है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन या फिर इंडियन स्पेस स्टेशन बाय 2030। अब इसको बोला किससे रिलेटेड गया है, गगनयान मिशन से रिलेटेड, जो कि इंडिया का फर्स्ट मैन्ड मिशन होगा टू स्पेस। और इसको शेड्यूल्ड कब करा गया है, 2025 के लिए। तो अब हमने देखना है कि इसरो क्या है। इसरो हमें पता है ये स्पेस एजेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है ये, और इसके हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। इसका विजन क्या है, टू हार्नेस स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल डेवलपमेंट वाइल परसुइंग स्पेस साइंस रिसर्च एंड प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। इस चीज़ को आपने ऐसे ही मेंस में कोट कर देना है। अभी सबसे पहले बनी कैसे थी वो देखना है। सबसे पहले बनी थी इनकोस्पार, द इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा स्टैब्लिश करी गई थी 1962 अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। फिर इनकोस्पार ने बाद में सेटअप करा था एक TERLS एट थुम्बा थिरुवनंतपुरम के पास। इसका मतलब क्या है, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। इनकोस्पार ने इसको सेटअप करा था, जिसका मेन पर्पस क्या था, रॉकेट्स को लॉन्च करना। इनकोस्पार ही फिर बाद में इसरो बन जाती है 1969 में, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को क्रिएट करा जाता है 1972 में, और इसरो फिर अल्टीमेटली इसी का पार्ट बन जाती है। और अब इसरो अब भी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का ही पार्ट है, जो कि बनी थी 1972 में। तो ये थी इसरो की कुछ इन्फॉर्मेशन, वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। अब देखते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि अवार्ड्स से रिलेटेड है। नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2021 के नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए गए हैं, लेकिन दिए कब गए हैं, 2023 में। अवार्ड्स किसके हैं, 2021 में प्रेसिडेंट गिव्स अवे फिल्म अवार्ड्स, एक्टर वहीदा रहमान गेट्स फाल्के अवार्ड। तो इन अवार्ड्स को पहले तो हमने देखना है। एक्ट्रेस वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। ऐसे ही SS राजमौली की फिल्म RRR को भी अवार्ड मिला है। ऐसे ही इसमें गंगूबाई काठियावाड़ी का मेंशन है। देन उसके बाद रॉकेटरी, नंबी इफेक्ट, देन अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। उसके बाद इसमें नरगिस दत्त अवार्ड और इंदिरा गांधी अवार्ड की भी बात करी गई है। तो सबसे पहले हम इन अवार्ड्स को देखते हैं, हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी और वनडे एग्जाम के लिए भी एज फैक्चुअल डेटा इंपॉर्टेंट है। जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड हैं, जो कि वहीदा रहमान को मिले हैं, उनको इंट्रोड्यूस करा गया था 1969 में। दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है सिनेमा की फील्ड में। इस अवार्ड में एक मिलता है गोल्डन लोटस अवार्ड, जिसको स्वर्ण कमल भी बोलते हैं। कैश प्राइस होता है इसमें 1 मिलियन का, प्लस इसमें एक शॉल मिलता है। तो मतलब इसमें 3 चीज़ें मिलती हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड में। एक होता है गोल्डन लोटस अवार्ड, स्वर्ण कमल, प्लस एक 1 मिलियन का प्राइस, प्लस एक शॉल मिलती है। जो 2021 की रिसिपिएंट है वो कौन है, ऑब्वियसली वहीदा रहमान। एनुअली प्रेजेंट करा जाता है नेशनल फिल्म अवार्ड्स पर, और इस सेरेमनी को ऑर्गेनाइज कौन करता है, डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स। इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करा गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ऐसे ही एक सिल्वर लोटस अवार्ड भी है, जिसका ऑफिशियल नेम है रजत कमल। जितने भी सिल्वर लोटस अवार्ड के विनर्स होते हैं उनको एक तो सिल्वर लोटस अवार्ड मिलता है, जिसको रजत कमल बोलते हैं, प्लस उनको साथ में कैश प्राइज मिलता है। अब अगर हम नेशनल फिल्म अवार्ड्स की बात करें, तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स को इस्टेब्लिश करा गया था 1954 में।
और इनको देता कौन है? इनको हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट करते हैं इन अवार्ड्स को। 1954 में इनको इस्टेब्लिश करा गया था और पहले इनको स्टेट अवार्ड्स बोलते थे, जिसमें के 2 गोल्ड मेडल्स होते थे, सर्टिफिकेट्स होते थे मेरिट के, प्लस जो रीजनल मूवीज़ वगैरह जो रीजनल फिल्म्स होती थी उनके लिए सिल्वर अवार्ड्स होते थे। और जो बाद में फिर जो सेपरेट आर्टिस्ट और टेक्नीशियंस के लिए भी अवार्ड्स को अलग से रखा गया, इंस्टीट्यूट करा गया 1967 में। नरगिस दत्त एंड उत्तम कुमार, इस फैक्ट को याद रखना है। नरगिस दत्त और जो उत्तम कुमार थे वो फर्स्ट एक्टर एंड फर्स्ट एक्ट्रेस थे जिनको बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। अब ये जितने भी अवार्ड होते हैं उनमें 3 सेक्शंस रहते हैं, फीचर्स, नॉन फीचर्स एंड बेस्ट राइटिंग सिनेमा के। तो ये तो कुछ इन्फॉर्मेशन थी दादा साहेब फाल्के अवार्ड की और नेशनल फिल्म अवार्ड्स की। अब इसमें एक नरगिस दत्त अवार्ड की भी बात करी गई है। नरगिस दत्त अवार्ड भी एक नेशनल लेवल का ही अवार्ड है जो कि बेस्ट फीचर फिल्म के लिए दिया गया था। बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर दिया जाता है। अब ये किसको मिला है? द कश्मीर फाइल्स को। ऐसे ही है इसमें इंदिरा गांधी अवार्ड जो कि बेस्ट डायरेक्टर को दिया जाता है। तो इसमें दिया गया है, ये मैपदियान एक मूवी है, उसमें बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है इस मूवी को, मैपदियान को। और ऐसे ही बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड दिया गया है गोदावरी, दैट इज़ द होली वाटर को। तो ये थी कुछ फैक्चुअल डेटा अवार्ड्स से रिलेटेड। अब ये सेम सारी इन्फॉर्मेशन LGBTQ से रिलेटेड है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। अच्छा हाँ, एक ये आर्टिकल रहता है, मोदी अनवेल्स लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट फॉर इंडियन मैरीटाइम इकोनॉमी। तो मिस्टर मोदी ने एक लॉन्च करा है, अनवेल करा है एक प्रोग्राम, ब्लूप्रिंट लॉन्च करा है द अमृत काल विजन 2047। ये रिलेटेड है ब्लू इकोनॉमी से, मतलब कि मैरीटाइम इकोनॉमी से। हमारा जो मैक्सिमम ट्रेड होता है, इनफैक्ट जो पूरी दुनिया का जो मैक्सिमम ट्रेड होता है वो बाय ओशंस होता है, तो उसी को ही बोलते हैं मैरीटाइम इकोनॉमी या फिर ब्लू इकोनॉमी। उसी से रिलेटेड इस विजन को लॉन्च करा गया है, अनवेल करा गया है द अमृत काल विजन 2047। और इसको अनवेल किस पे करा गया है? द ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 जो कि मुंबई में हुई थी। इसमें इन्होंने बात करी है कि पोर्ट्स पे जो फैसिलिटीज़ हैं उनको इन्हांस करा जाए, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को इन्हांस करा जाए और ग्लोबली कोलैबोरेशन करा जाए। और इसमें इन्होंने बात करी है रिलायबल ग्लोबल सप्लाई चेन की, मतलब कि इसमें इन्होंने ट्रेड की ही बात करी है, सप्लाई चेन की ही बात करी है इस ब्लूप्रिंट में। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ब्लू इकोनॉमी होती क्या है। तो ब्लू इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले गंटर पॉली ने दिया था। गंटर पॉली ने 2010 में अपनी उनकी एक बुक थी द ब्लू इकोनॉमी 10 ईयर्स 100 इनोवेशंस 100 मिलियन जॉब्स। इस बुक का आपने नाम याद रखना है, इसके ऑथर थे गंटर पॉली। 2010 में ये बुक आई थी। सबसे पहले ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट इसी में ही दिया था। इसमें इन्होंने बात करी थी कि जितने भी ओशन के रिसोर्सेज हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, लाइवलीहुड के लिए, जॉब क्रिएशन के लिए, इनका सस्टेनेबल यूज़ होना चाहिए इस बुक के अकॉर्डिंग, इन गंतर पॉली ऑथर के अकॉर्डिंग। तो ब्लू इकोनॉमी हमारे वैसे ट्रेड के लिए रहती है कि हमें ट्रेड को इन्हांस करना है, जो हमारे पोर्ट्स वगैरह रहते हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करना है ताकि हमारा जो ट्रेड है वो ग्रो हो पाए। तो ये मैरीटाइम इकोनॉमी की बात करता है। विजन कौन सी है? अमृतकाल विजन 2047।